गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी। आज की जो क्लास है अपनी, आज की क्लास जो है पंचायत जो है इसके ऊपर रहने वाली है। जो लोकल गवर्नेंस है, लोकल जो गवर्नेंस है उनके ऊपर अपनी जो क्लास है वो रहने वाली है। ठीक है। अब लोकल गवर्नेंस में भी जो पंचायती जो सिस्टम है, पंचायत जो है उनके ऊपर जो आर्टिकल्स हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और बात करें सेकंड जो लेक्चर होने वाला है, इसी जो लोकल गवर्नेंस है इसी के ऊपर होगा। हम लोग सेकंड जो लेक्चर होगा उसके अंदर म्युनिसिपैलिटी जो है, म्युनिसिपैलिटीज जो हैं उनके लिए जो आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये अपनी जो है फर्स्ट जो है वो क्लास है लोकल गवर्नेंस के लिए। पहली जो है वो क्लास ये अपनी रहने वाली है और इसके बाद में एक क्लास और हम लोग बनाएंगे जो कि म्युनिसिपैलिटीज़ के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और जो लोकल गवर्नेंस है, पंचायत और जो म्युनिसिपैलिटीज़ है, इनके ऊपर इतने जो है एक एक आर्टिकल्स कोई भी नहीं बताता है। हम लोग जो है सभी जो आर्टिकल्स हैं उनको जो है एक बार जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब एक बार पहले पुराना जो प्रीवियस जो है आर्टिकल्स उनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे बात हम लोग पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट में जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज थी। ठीक है। और इसमें आर्टिकल की बात करें तो 1 से लेकर 4 तक जो आर्टिकल थे वो पार्ट फर्स्ट के अंदर थे। ठीक है। पार्ट सेकंड की बात करते हैं। पार्ट सेकंड जो है वो सिटीजनशिप के ऊपर था। सिटीजनशिप के ऊपर जो था पार्ट 2 था। ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। इसमें आर्टिकल की बात करें तो 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल है, 5 to 11 जो आर्टिकल्स है वो सिटीजनशिप के ऊपर हैं। ठीक है। पार्ट थर्ड की बात करेंगे। पार्ट थर्ड जो था, पार्ट थर्ड जो है वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है। और आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेके 35 तक जो आर्टिकल हैं वो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं। ठीक है। पार्ट 4 की बात करें, पार्ट 4 की बात करेंगे तो पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी के ऊपर है। और इसमें आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेके 52 तक जो आर्टिकल हैं वो इसमें पार्ट 4 के हैं और डीपीएसपी से रिलेटेड हैं। पार्ट 4A की बात करेंगे। अब पार्ट 4A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज से है और इसमें आर्टिकल जो है 51 इसमें जो है आर्टिकल 51 तक रहने वाले। और ये जो है आर्टिकल 51 जो है इसमें आर्टिकल रहता है, इसके सब क्लोज जो है 1A से लेके K तक जो है इसके सब क्लोज होते हैं। ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो पार्ट था, नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट 5। पार्ट 5 की बात करें, पार्ट 5 जो है वो यूनियन के ऊपर था, यूनियन के ऊपर, द यूनियन। ठीक है। अब इसमें बात करें, अलग अलग बात करेंगे। प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट है इनके आर्टिकल्स की बात करें तो 52 से लेके 73 तक जो आर्टिकल हैं वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। फिर उसके बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो आर्टिकल हैं 74 और 75 जो आर्टिकल हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हैं। ठीक है। एजी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके जो आर्टिकल की बात करें तो 76 नंबर आर्टिकल इनका है। ठीक है। उसके बाद में कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेसेस की बात करें, गवर्नमेंट के जो बिजनेसेस है मतलब कि जो उनकी जो ड्यूटीज हैं प्राइम मिनिस्टर की, इन सभी के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो आर्टिकल नंबर 77 और 78 के अंदर दी हुई है। ठीक है। अब उसके बाद में बात करेंगे पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट के जो आर्टिकल हैं वो 79 से लेके 88 तक जो आर्टिकल हैं वो पार्लियामेंट के ऊपर हैं। ठीक है। उसके बाद में ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट के अंदर 89 से लेके 98 तक जो आर्टिकल हैं वो रहने वाले। इसमें जो है बात करें आर्टिकल, ये डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन और जो स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर हैं इनके ऊपर जो है ये आर्टिकल दिए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं जो पार्लियामेंट का जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है उसके ऊपर, मतलब कि जो ओथ है, मेंबर्स की जो ओथ लेनी है और जो उनकी वोटिंग पावर है या फिर हाउस की जो पावर है, इनके ऊपर जो आर्टिकल हैं वो 99 और 100 जो आर्टिकल है वो रहते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर है वो उसके लिए जो आर्टिकल है 107 से लेके 111 तक जो है आर्टिकल रहते हैं। ठीक है। इतना जो है हमने पार्ट 5 के ऊपर हमने पढ़ा। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं पार्ट 6 की बात करेंगे। पार्ट 6 की बात करें, पार्ट 6 के अंदर आता है द स्टेट्स। ठीक है।
स्टेट से पहले एक बार जो सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल हैं वो भी पार्ट 5 के अंदर आते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल हैं 124 से 146 तक जो आर्टिकल हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हैं, ठीक है। और अभी हमने जो है एजी और सीजी के ऊपर जो है आर्टिकल्स नहीं पढ़े, वो भी धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे जो आने वाली जो क्लासेस हैं उनके अंदर। तो एजी और सीजी के जो आर्टिकल हैं वो हैं 148 से 150 तक, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेट जो है उसके ऊपर जो आर्टिकल्स है, स्टेट से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नर की। गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल की बात करें तो 153 से लेके 162 तक जो आर्टिकल हैं वो गवर्नर के हैं, ठीक है। उसके बाद में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं ये स्टेट के हैं ना कि सेंट्रल के, क्योंकि जो है पार्ट जो है वो स्टेट का चल रहा है ना कि सेंटर का चल रहा है। तो इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं ये स्टेट के हैं ना कि सेंटर के, ठीक है। इसमें आर्टिकल की बात करें 163 से 189 तक जो आर्टिकल हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है मेंबर्स की जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स है उसके लिए आर्टिकल्स दिए हुए हैं, और ये आर्टिकल है 190 से ये आर्टिकल्स हैं 213 तक, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल्स थे ये ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल आते हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड, ये आर्टिकल आ जाते हैं। लेकिन हाई कोर्ट जो है वो भी पार्ट 6 के अंदर ही दिया हुआ है, क्योंकि स्टेट से रिलेटेड जो पार्ट है वो पार्ट 6 है, ठीक है। जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है पार्ट 5 के अंदर गया, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से पार्ट 5 के अंदर गया उसी तरीके से जो हाई कोर्ट जो है वो पार्ट 6 के अंदर जाता है। और इसके अंदर बात करें 214 से लेके आर्टिकल इसकी स्टार्टिंग होती है, और इसमें आर्टिकल्स की बात करें टोटल जो आर्टिकल हैं वो 241 तक जो आर्टिकल हैं वो हाई कोर्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है। इतने जो आर्टिकल्स थे ये आर्टिकल जो हैं हमने पहले जो है कवर कर चुके हैं, इन आर्टिकल्स को पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे पंचायत के ऊपर। पंचायत की बात करेंगे, पंचायत से जो पार्ट है, पंचायत जो पार्ट है पार्ट नंबर 9 के अंदर जो है वो आता है, और ये बाद में जो है ये ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। इसमें आर्टिकल 243 से जो है दिए हुए हैं, और इसमें सब क्लोज की बात करें तो ए से लेके A to O तक जो है इसमें सब क्लोज हैं। इन आर्टिकल्स के सभी के जो है अलग अलग जो है मतलब हैं, सभी की जो है अलग अलग जो है आर्टिकल्स हैं, सभी क्लोज का जो है एक अलग जो है आर्टिकल है। तो धीरे धीरे करके हम लोग 1 बाय 1 एक एक जो आर्टिकल है वो पढ़ें। उससे पहले हम लोग कुछ जो है उनके ऊपर जो है बात कर लेते हैं। पंचायती राज जो है एक जो अर्बन जो गवर्नेंस है उसका जो है एग्जाम्पल है, ठीक है। और जो लोकल गवर्नेंस है इज सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। जो लोकल जो गवर्नेंस है वो सब्जेक्ट है किसका, किससे रिलेटेड है लोकल गवर्नेंस, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, सेंट्रल लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट के अंदर ना आके ये जो है स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। इससे रिलेटेड जो रूल्स बनाने का काम है, कुछ जो नियम बनाने का काम है, कुछ चेंज करने का काम है, तो वो जो काम है वो स्टेट कर सकती है, क्योंकि ये जो है स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। लोकल गवर्नेंस जो है स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। जनरली स्टेट्स हैव द राइट टू मेक लॉ ऑन इट। आमतौर पे बात करें जो स्टेट्स जो है उनके पास में जो है वो राइट होता है कि वो जो है लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड जो है आर्टिकल या लॉ जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। लॉ बना सकते हैं, आर्टिकल तो जो बनाने का काम है वो सेंटर ही बनाती है, ठीक है, पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कंसिडर्ड पंचायत एज फर्स्ट स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी की बात करें, जो डेमोक्रेसी की जो फर्स्ट स्कूल है वो पंचायत है उनको जो है माना गया है, और ये माना गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये मानना है कि जो पंचायत है वो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी की जो है पहली जो है स्कूल होती है पंचायत, ठीक है। अब पंचायत की बात करें तो पंचायत में किस तरीके से जो है इसका जो पावर्स का या फिर किस तरीके से पोस्ट का जो है वो बंटवारा होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले जो है डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल होती हैं वो आती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होती हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बोला जाता है जिला परिषद, जिला परिषद,
ठीक है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मतलब जिला परिषद, ये जो है सबसे जो टॉप मोस्ट जो है टॉप पे रहती है, सबसे जो है इनका जो है हाईएस्ट जो है इनके पास में पावर होती है। ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं, जिला प्रमुख होते हैं, डिस्ट्रिक्ट का जो है हेड होता है जिला प्रमुख, डिस्ट्रिक्ट हेड। ठीक है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेड, उप जिला प्रमुख जो है उप जिला प्रमुख होता है, वाइस जो होते हैं वो जो है उप जिला होते हैं, प्रमुख होते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो मेंबर्स हैं वो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जो जिला परिषद है उसके जो है मेंबर्स होते हैं, और जो है वहाँ पे उन्हीं मेंबर्स में से एक जो है उप जिला प्रमुख होता है और एक जो है वो जिला प्रमुख होता है। ठीक है। अब इनके इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन जो है इनका जो डिस्ट्रिक्ट हेड हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड हो गए, और जो डिप्टी हेड हैं उनका जो इलेक्शन है वो एक तरीके से जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन के रूप में होता है। ठीक है। इनका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है। और मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स का जो इलेक्शन है, मेंबर्स का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है, मतलब कि पीपल्स जो है उनको डायरेक्ट जो है वो बनाते हैं। ठीक है। अब जो मिडल टायर है, मिडल जो टायर है, बीच का जो टायर है उसकी बात करें तो बीच का जो टायर है उसको जो वो है बोलते हैं ब्लॉक, जो है ब्लॉक कमेटी बोलते हैं, पंचायत समिति बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें प्रधान होते हैं, उप प्रधान होते हैं और जो है सदस्य होते हैं। अब इलेक्शन की बात करें, प्रधान होते हैं, प्रधान हो गए, उप प्रधान हो गए, मेंबर्स हो गए। इलेक्शन की बात करें तो इसमें भी जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है इनको इलेक्ट किया जाता है, इनको बनाया जाता है डायरेक्ट, जो है पब्लिक जो है इनको वोटिंग करके इनको जो है मेंबर्स बनाती है। और अब बात करें प्रधान और उप प्रधान की, प्रधान और उप प्रधान की बात करें तो इनका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो रहता है। ठीक है। लास्ट जो टायर है, लास्ट जो होते हैं सबसे निचले स्तर पे जो रहते हैं वो होते हैं विलेज पंचायत, मतलब कि गांव की जो पंचायत है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें कौन कौन होते हैं, इस पे जो है सरपंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं और जो वार्ड पंच हैं वो होते हैं। ठीक है। इसमें इलेक्शन की बात करें तो सरपंच का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट जो है वो इलेक्शन होता है। ठीक है। और जो वार्ड पंच है, वार्ड से जो एक जो वार्ड है उसका जो पंच जो चुना जाता है वो भी जो है डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो उप सरपंच है वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा जो है वो मनाया जाता है, इनडायरेक्ट जो है इलेक्शन के थ्रू इनको जो है उप सरपंच बनाया जाता है। मतलब कि किसी गांव में कोई जो है सरपंच बन गया और जो वार्ड पंच होते हैं, जो सरपंच होते हैं, वो सभी जो है मिलके जो है डिसाइड कर लेते हैं एक किसी व्यक्ति को कि ये जो है अपने गांव का जो है वो उप सरपंच होगा, अपनी पंचायत जो है इसका जो है उप सरपंच इसे हम लोग बना रहे हैं। तो सभी की जो सहमति से उससे एक को जो है उप सरपंच बना दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14 जो है, आर्टिकल नंबर जो 14 है वो पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो पंचायत से रिलेटेड है। तो यहाँ से जो है आर्टिकल 14 की बात करें तो इसके अंदर जो है डेफिनेशंस जो है वो दी हुई है, डेफिनेशंस दी हुई है। नहीं, आर्टिकल 40 के अंदर जो है डेफिनेशन नहीं है। आर्टिकल जो 40 है इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो विलेज जो पंचायत है उससे रिलेटेड जो है कुछ बातें जो है वो दी हुई है। इसको जब ऐड किया गया उस टाइम पे शुरुआत में जो है आर्टिकल 40 के थ्रू जो है वो बनाया जाता है। आर्टिकल 40 की बात करें तो डीपीएसपी जो प्रिंसिपल होते हैं, डीपीएसपी जो प्रिंसिपल्स हैं स्टेट्स के, उसके थ्रू जो है इनके अंदर जो है बोला गया है द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। जो स्टेट जो है, जो राज्य जो है वो एक्शन ले सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं और बनाने की, क्या बनाने की, विलेज पंचायत जो है उनको बनाने के लिए जो है स्टेट को जो है कदम उठाना पड़ेगा और वही जो है कदम उठा सकते हैं यदि किसी राज्य के अंदर जो है विलेज पंचायत बनानी हो तो। ठीक है। एंड एंडो देम विथ सच पावर्स एंड ऑथोरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब सबसे पहली बात करें विलेज पंचायत जो है यदि वो बनाई जा रही है, विलेज पंचायत जो है वो बनाई जा रही है किसी राज्य के अंदर, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि उनकी जो सेल्फ जो गवर्नमेंट है उसका जो है वो ध्यान रखा जाए कि जो पंचायत जो है वो खुद से जो है अपने जो कार्य हैं वो कर सके, मतलब कि जो सेल्फ गवर्नेंस है वो कर सके, लोकल जो गवर्नेंस है वो कर सके। मतलब कि छोटे मोटे जो काम हैं उनके लिए जो है स्टेट या सेंटर को जो है नहीं सोचना पड़े, नहीं जो है वहाँ देखना पड़े, अपने आप ही जो विलेज जो पंचायत है वो जो है अपने
अपने छोटे मोटे जो काम हैं वो जो है कर सके। तो इस चीज़ के लिए जो है स्टेट को जो है कुछ जो है पावर और कुछ जो शक्तियां जो हैं, अथॉरिटी जो हैं, वो जो है पंचायत को देनी होंगी, जिससे वो अपनी जो सेल्फ जो गवर्नमेंट है वो बना सके। ठीक है, To increase the participation of people in Panchayati Raj bodies, a community development program was started on 2nd October 1952 on the recommendation of KM मुंशी कमेटी। अब इसके जो पंचायती जो सिस्टम है उसके बाद में जब है बहुत सारी जो है कमेटीज जो है वो आती हैं, सभी ने जो है अलग अलग जो है अपना जो कुछ जो रिकमेंडेशंस हैं वो दी। तो उसके बाद में कुछ जो रिकमेंडेशन है जो लागू की गई, तो 2 अक्टूबर को 1952 को जो एक जो रिकमेंडेशन थी, जो पंचायती जो राज बॉडीज़ है, पंचायती जो सिस्टम है उसके अंदर जो कुछ जो ऐसी पंचायतीज़ हैं उनके अंदर क्या किया गया है, जो कम्युनिटी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको जो है स्टार्ट किया गया। और ये स्टार्ट इसलिए किया गया क्योंकि जो पार्टिसिपेशन है, जो पंचायती राज जो बॉडीज़ है उनके अंदर जो पार्टिसिपेशन है, लोग जो है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इसलिए जो है ये स्टार्ट किया गया। और इसकी जो रिकमेंडेशन है वो KM मुंशी जो कमेटी थी, KM मुंशी जो कमेटी थी उन्होंने इसकी जो है की थी। ठीक है, उसके बाद में जो है बलवंत राय मेहता जो कमेटी है 1957 के अंदर बलवंत राय जो मेहता कमेटी है वो आती है और ये रिकमेंड करती है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टायर, जो 3 जो टायर हैं उसके लिए जो है ये पंचायती राज के जो 3 जो टायर हैं उस सिस्टम के लिए जो है ये रिकमेंड करती है बलवंत राय मेहता कमेटी। और ये 3 जो टायर हैं वो आज जो हैं वो अभी भी जो हैं वो चल रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गई, ठीक है, ब्लॉक कमेटी हो गई, और जो विलेज जो है पंचायत वो हो गई। ये जो 3 जो टायर थे ये जो है बलवंत राय मेहता जो कमेटी है इन्होंने जो है रिकमेंड किया था और इसको जो है सेटअप किया गया था। ठीक है, अब बात करें सेकेंड नेक्स्ट की, इट मेनली फोकस्ड ऑन पंचायती समिति। ये मेनली जो है इसके ऊपर पंचायती जो समिति थी इनके ऊपर जो है फोकस किया गया। एंड रिकमेंडेड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जो डेमोक्रेटिक रूप से जो है डिसेंट्रलाइजेशन हो, मतलब कि सेंटर ही जो है वो सब कुछ ना होके सभी को जो है वो डेमोक्रेटिक रूप से जो है वो पावर दी जाए। तो इस तरीके से जो है इसके अंदर फोकस किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू इनॉग्रेटेड पंचायती राज इन बगदारी विलेज इन नागौर डिस्ट्रिक्ट। जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान का जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है, बगदारी जो गांव है उसके अंदर क्या है, जवाहरलाल नेहरू के अंदर इनॉग्रेट किया था पंचायती राज को। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन ध्यान रखना है, जो पंचायती राज है सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, तो ये बात ध्यान रखनी है। राजस्थान के अंदर जो है इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई। ठीक है, राजस्थान बिकेम फर्स्ट स्टेट टू एडोप्ट पंचायती राज एंड आंध्र प्रदेश बिकेम सेकंड स्टेट। ठीक है, अब जो है अभी मैंने आपको बताया जो राजस्थान जो है वो सबसे पहले जो है पंचायती राज को अडॉप्ट करने वाला स्टेट बन जाता है, और सेकंड नंबर पे जो अडॉप्ट किया जाता है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब जो है सरकार जो है वो बहुत सारे जैसे इसको डेवलप करने के लिए, इसमें जो है इसका विकास करने के लिए बहुत सारी जो है कमेटी बनाई और उनके जो डेवलपमेंट जो है उनके लिए कुछ जो है स्टार्ट किया, कुछ जो प्रोग्राम्स है वो स्टार्ट किया। जैसे कि 1952 के अंदर जैसे डेवलपमेंट जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको शुरू किया। ठीक है, 1953 के अंदर भी नेशनल जो एक्सटेंशन जो प्रोग्राम था वो शुरू किया, लेकिन ये दोनों के दोनों ही क्या किए, ये दोनों ही जो है फेल हो गए। 1952 के अंदर जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था इसकी शुरुआत की 1953 के अंदर जो है नेशनल जो एक्सटेंशन जो प्रोग्राम था, नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम शुरू किया गया, और ये दोनों के दोनों ही जो प्रोग्राम थे ये फेल कर जाते हैं, ये जो है सक्सेसफुल नहीं होते। उसके बाद में जो है 1957 के अंदर बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी उनकी जो रिकमेंडेशन है उसके ऊपर जो है 3 टायर जो सिस्टम है पंचायती राज का वो शुरू किया गया। ठीक है,
जो बात करें ये सारे जो प्रोग्राम हैं ये फेल होते हैं, और गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ इतने ही जो प्रोग्राम हैं वो नहीं किए, और भी बहुत सारी जो कमेटीज़ थी उन्होंने जो है बहुत सारी जो काम थे उन्होंने रिकमेंड किए, उनको जो है गवर्नमेंट ने लागू भी किया, लेकिन बहुत सारे जो वर्क थे वो गवर्नमेंट के फेल हो गए। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अशोक मेहता कमेटी जो 1977 है, 1977 के अंदर अशोक मेहता जो कमेटी थी वो रिकमेंड करती है जो 2 टायर जो पंचायती राज जो सिस्टम है उसकी जो है इस्टेब्लिशमेंट की। ठीक है, और ये जो है जिला परिषद जो है उसका जो है पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, जिला परिषद नहीं, ठीक है। तो अशोक मेहता जो कमेटी है 1977 के अंदर रिकमेंड करती है 2 टायर जो पंचायती राज जो सिस्टम है उसको इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट आर्टिकल शुरू हो गए हैं, तो इनसे पहले एक बार हम लोग जो हैं वो देख लेते हैं, जो कमेटीज़ हैं उनके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। 1960 की बात करें, 1960 के अंदर वीटी जो कृष्णमाचारी जो कमेटी थी वो जो है वो आती है। ठीक है, 1960 के अंदर वीटी कृष्णमाचारी जो कमेटी है वो रहती है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट जो ईयर है 1963, इसके अंदर जो है के संथम जो कमेटी है वो जो है वो रहती है। ठीक है, पंचायती राज के ऊपर जो है इन्होंने भी जो है गवर्नमेंट को रिकमेंड किया एडवाइस की। ठीक है, 1966 के अंदर तख्तमल जैन जो स्टडी ग्रुप था, तख्तमल जैन स्टडी ग्रुप, इन्होंने जो है वो भी पंचायती राज के ऊपर रिसर्च की, और जो है इनकी जो एडवाइस थी वो गवर्नमेंट को दी जिससे कि ये सक्सेसफुल हो सके। 1977 के अंदर अशोक मेहता जो कमेटी थी, अशोक मेहता कमेटी, उन्होंने जो है इसके ऊपर रिकमेंड किया, और इन्होंने तो जो है 2 टायर जो पंचायत सिस्टम था उसके ऊपर जो है इन्होंने कहा, एडवाइस की। 1985 की बात करें तो वी के राव जो कमेटी थी, वी के राव कमेटी वो रहती है। ठीक है, इसके अंदर जो है ये जो कमेटी थी वी के राव, ये जो प्लानिंग कमीशन उसके थ्रू जो है इसकी जो है इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। वी के राव जो कमेटी है इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो प्लानिंग कमीशन के थ्रू जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। 1986 की बात करें, 1986 के अंदर लक्ष्मीमल सिंघवी जो कमेटी है वो रहती है। ठीक है, अब इसमें जो कमेटी थी ये जो दोनों एक जो और कमेटी थी 1988 के अंदर, दोनों की एक साथ बात कर लेते हैं। पी के थुगम कमेटी, ये दो कमेटी थी, ये दोनों की दोनों कमेटी क्या करते हैं, दोनों की दोनों कमेटी जो हैं वो रिकमेंड करती हैं, ये दोनों की दोनों जो कमेटी हैं वो रिकमेंड करती हैं जो पंचायती राज जो सिस्टम है उसको जो है एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है वो देने का। ठीक है, मतलब कि इनको जो है पंचायती जो राज है इसको जो है एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है स्टेटस दे दिया जाए, मतलब कि इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही इनको जो है मेंशन कर दिया जाए। ठीक है, अब उसके बाद में, ठीक है, जब इन दोनों कमेटी ने जो है एडवाइस किया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का, तो उसके बाद में जो है 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट आता है वो लाया जाता है। ठीक है, और ये किसकी गवर्नमेंट में लाया जाता है, कब लाया जाता है, ये भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसकी बात करेंगे। 1992 के अंदर जब पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी
वो थी, ठीक है। अब ये 73 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आ जाते हैं। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, इसमें जो है पंचायती राज जो सिस्टम है इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है वो दे दिया जाता है, ठीक है। और इसको लागू किया जाता है, एनफोर्स्ड किया जाता है। लागू कब किया जाता है वो अभी देख लेते हैं। 24 जो अप्रैल है, 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू कर दिया जाता है। अमेंडमेंट होता है 1992 के अंदर और लागू किया जाता है 1993 के अंदर, ठीक है। अब जो इसमें किया गया 73 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, इसके अंदर क्या किया गया, इसमें जो है पार्ट जो 9 है, पार्ट 9 की बात करें तो पार्ट 9 को जो है वो ऐड किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 243 ए से लेके 243 ओ तक जो है आर्टिकल इसके अंदर ऐड किए गए, इसमें जो है ऐड किए गए, ठीक है। और जो 24 अप्रैल 1993 है, इसको जो है आपको ध्यान रखना है पंचायती राज दिवस के नाम से, ठीक है। इतनी बात जो है पंचायती राज जो दिवस है उसके थ्रू आपको याद रखनी चाहिए। पार्ट की बात हो गई, आर्टिकल्स की बात हो गई, तो शेड्यूल की भी बात कर लेते हैं। कौन से शेड्यूल के अंदर इनको ऐड किया गया, तो शेड्यूल जो 11 है, 11 नंबर जो शेड्यूल है उसके अंदर इसको जो है ऐड किया गया। तो ये जो है मेन जो बातें थी पंचायती राज के लिए हमने कवर की। अब जो आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। 243 जो बी जो है इसकी बात करेंगे, 243 बी की बात करें तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल पंचायती राज जो है उसके ऊपर है। और इसके अंदर पूरे के अंदर जो है डेफिनेशंस दी हुई है, इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं जो कि यूज की जानी है पंचायती राज के अंदर। डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है। डिस्ट्रिक्ट मीन्स डिस्ट्रिक्ट इन ए स्टेट, जो राज्य जो है उसके अंदर एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी बात की गई है डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। ग्राम सभा की बात की गई, मीन्स बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू ए विलेज कंप्रेस्ड विथ इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। विलेज लेवल के ऊपर जो पंचायत है उसके ऊपर जो पर्सन हैं जो कि रजिस्टर्ड है इलेक्टोरल रोल से किसी भी विलेज से रिलेटेड, तो उनको जो है उनकी जो एक बॉडी है, उनको जो सब मिला के जो एक बॉडी है उसको जो है ग्राम सभा जो है बोला जाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल, जो इंटरमीडिएट लेवल है उसका मतलब है लेवल बिटवीन द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो विलेज गांव और जो जिले की जो लेवल है उसके बीच का जो लेवल है उसे जो है इंटरमीडिएट लेवल बोला गया। स्पेसिफाइड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट बाय पब्लिक नोटिफिकेशन टू बी द इंटरमीडिएट लेवल फॉर द पर्पज ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। ये गवर्नर के द्वारा स्पेसिफाई किया गया है, ये सारी चीजें लिखी गई है। इंटरमीडिएट लेवल को आपको इतना ध्यान रखना है, विलेज और डिस्ट्रिक्ट के बीच का जो लेवल है उसे जो है इंटरमीडिएट लेवल कहा जाता है, ठीक है। पंचायत की बात की गई, पंचायत मीन्स एन इंस्टीट्यूट बाय वट एवर नेम कॉल्ड। पंचायत एक जो है इंस्टीट्यूट है और ये जो है इंस्टीट्यूट सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जो है इस इंस्टीट्यूट को जो है बनाया गया है। और आर्टिकल 243 बी के थ्रू जो है या जो है पंचायत का जो है जो इनको जो बनाने का जो है वो रहता है, ठीक है। और ये जो है गांव के लिए बनाए गए, रूरल एरियाज के लिए बनाए गए, इतनी चीज ध्यान रखनी है। पंचायत एरियाज मीन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ पंचायत। किसी एक पंचायत जो एरिया की बात करें तो पंचायत का जो एरिया है उसकी बात यहाँ पे की गई है। पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published। जो पॉपुलेशन की बात करें, जो सेंसस होती है, जो जनगणना होती है, लास्ट जो जनगणना है उसके अनुसार जो किसी जो पंचायत है या किसी जो एरिया है उसकी जो पॉपुलेशन है उसको जो है यहाँ पे पॉपुलेशन बोला गया है, ठीक है। विलेज की बात करें, विलेज मीन्स विलेज स्पेसिफाइड बाय गवर्नर बाय पब्लिक नोटिफिकेशन टू बी ए विलेज फॉर द पर्पज ऑफ दिस पार्ट इंक्लूडिंग ए ग्रुप ऑफ विलेज। सो स्पेसिफाइड विलेज आप लोग समझ गए, जो विलेज जो है वो इस गाँव होता है, गाँव को जो है मेंशन किया गया है यहाँ पे। और ये जो है स्पेसिफाइड किया गया है गवर्नर के द्वारा, एक जो पब्लिक नोटिफिकेशन होता है उसके थ्रू। तो ये सारी चीजें जो है इसमें डेफिनेशंस दी हुई है 243 के अंदर, ठीक है। अब जो है 243 ए जो है, 243 ए जो है इसके ऊपर बात करेंगे। ये जो आर्टिकल है ये ग्राम सभा जो है उसके ऊपर है। एक ग्राम सभा में एक्सरसाइज सच पावर एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एट द विलेज लेवल एज द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाय
लो प्रोवाइडेड, मतलब कि जो ग्राम सभा की जो बात है, ग्राम सभा जो है वो कार्य कर सकती है, उनके पास में जो है कार्य करने की जो पावर है, शक्ति है, और वो जो है कार्य कर सकती है, फंक्शंस जो है अपने जो है कर सकती हैं, और करने की जो लेवल है वो कितनी है, विलेज लेवल, मतलब अपने जो गांव है, जिस गांव की जो ग्राम सभा है उसी गांव के अंदर जो है उनको जो है पावर है फंक्शन करने की, उनको परफॉर्म जो फंक्शन जो है उनको परफॉर्म करने की जो है पावर है, ठीक है। एज लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जिस तरीके से जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो काम करती है, उसी तरीके से जो है ग्राम सभा की जो ग्राम सभा जो है वो विलेज लेवल के ऊपर जो है कार्य कर सकती है। में बाय लॉ प्रोवाइड, जिस तरीके से लॉ जो है उसके अंदर, लॉ के अंदर जो प्रोवाइड है उसी तरीके से कार्य जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। 243B की बात करेंगे तो इसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, जो पंचायत जो है उनका जो शुरुआत है, उनकी जो शुरुआत है, उनका जो बनाना है, उनको जो बनाना है उससे रिलेटेड आर्टिकल भी है, ठीक है। देयर शैल बी constituted in every state panchayat at the village, intermediate and district level in accordance with the provision of this part। इस पार्ट के अनुसार जो हर एक जो स्टेट है उसके अंदर जो है पंचायत का जो है वो गठन किया जाना चाहिए, और ये जो पंचायत का जो गठन है वो इंटरमीडिएट लेवल पे भी किया जाना चाहिए, विलेज लेवल पे भी किया जाना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किया जाना चाहिए। मतलब तीनों जो लेवल हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है, और उसके बाद में विलेज लेवल, तो तीनों लेवल के ऊपर जो है पंचायत का जो है वो गठन किया जाना चाहिए स्टेट के अंदर, ठीक है। नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लोज फर्स्ट, जो क्लोज फर्स्ट जो है इसके अंदर जो है कुछ भी जो है उनकी बात की गई है। पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन स्टेट हैविंग ए पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लाख, जो किसी जो 20 लाख है उससे यदि ज़्यादा या फिर उससे जो है ज़्यादा जो है पॉपुलेशन नहीं है तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, जो इंटरमीडिएट जो लेवल है उसको जो है वो नहीं माना जाएगा। फर्स्ट जो सब क्लोज था कि 3 होने चाहिए, उसको जो है यहाँ पे वो जो है मना किया गया। यदि किसी स्टेट की जो है 20 लाख से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो नहीं है तो यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट जो स्टेट लेवल है वो जो है वो नहीं जो है बनाया जाएगा, ठीक है। 243C की बात करेंगे, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, जो पंचायत जो है उनका जो कंपोजिशन है, उनकी जो बनाने का जो है कंपोजिशन जो है उनकी बात हम लोग करेंगे इस आर्टिकल के अंदर 243C के अंदर। तो जो आर्टिकल 243C जो है ये कंपोजिशन जो है उससे रिलेटेड आर्टिकल है, पंचायत का जो कंपोजिशन है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है। अब इसमें जो है वो पार्लियामेंट जो है जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उसको जो है कुछ जो है उनको प्रावधान दिए गए हैं, और किस चीज़ के लिए प्रावधान दिए हैं वो देखते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट मे बाय लॉ मेक प्रोविजंस विथ रेस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ पंचायत, जो पंचायत जो है उनसे उनकी जो कंपोजिशन है उसके लिए जो है लॉ बनाना हो, कोई भी जो है लॉ बनाना हो तो उससे उस चीज़ के लिए लॉ बनाने के लिए जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उसको जो है प्रावधान दिए गए हैं किसी भी लॉ बनाने के लिए जो पंचायत है उसकी जो कंपोजिशन है उसके लिए, ठीक है। जो पंचायत जो है उनका जो है गठन करना है तो उससे रिलेटेड यदि कोई लॉ बनाना है तो वो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो ही बनाती है, तो ये जो है प्रावधान जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उसको दिया हुआ है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द पंचायत एट एनी लेवल एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन सच पंचायत टू बी फिल्ड बाय इलेक्शन शैल सो फार एज पार्टिसिपल बी द सेम थ्रू आउट द स्टेट। जो स्टेट है किसी एक स्टेट के अंदर जो पॉपुलेशन है, जो पंचायत की जो पॉपुलेशन है उसके पंचायत के एरिया की जो पॉपुलेशन है उसका जो लेवल है, हर एक जो लेवल के ऊपर, हर एक जो पंचायत का जो लेवल है उसके ऊपर क्या होना है, जो नंबर है सीट के जो नंबर है पंचायत की जो सीट है उनका जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, उनका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। तो ये जो है पावर्स दी गई हैं स्टेट लेजिस्लेचर को क्या करने के लिए, जो पंचायत है उनका जो कंपोजिशन है उससे रिलेटेड जो लॉ बनाने की जो है वो पावर दी गई है स्टेट लेजिस्लेचर
लेजिस्लेचर को। अब बात करें इसमें जो जितनी भी जो पावर और बाकी सारी चीजें रहने वाली हैं, इसमें स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उससे रिलेटेड रहने वाली है, क्योंकि स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, तो इसकी जो सारी जो पावर्स रहने वाली है वो स्टेट के पास में ही जो है रहती है। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखनी है, पंचायत से रिलेटेड जो है स्टेट के पास में, स्टेट के जो लेजिस्लेचर है उसके पास में पावर रहती है, क्योंकि ये स्टेट की जो लिस्ट है उसके अंदर आते हैं। अब जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है 243D जो है आर्टिकल, इसकी बात करते हैं। इसके अंदर जो है रिजर्वेशन है, जो सीट्स का जो रिजर्वेशन रहता है उससे रिलेटेड जो है ये आर्टिकल है। फर्स्ट इसमें बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सीट शैल बी रिजर्व फॉर, जो सीट जो है वो रिजर्व रहेंगी किसके लिए, जो शेड्यूल जो कास्ट है, शेड्यूल जो कास्ट है, एससी जो कास्ट है उनके लिए जो है, एससी जो है शेड्यूल्ड कास्ट जो है उनके लिए जो है सीट्स जो है वो रिजर्व रहेंगी। और किसके लिए रिजर्व रहेंगी, जो शेड्यूल जो ट्राइब्स हैं, शेड्यूल जो ट्राइब्स है, एसटी जो है उनके लिए जो है, एससी और एसटी जो कैटेगरी है उनके लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहेंगी। अब बात करें इसमें किस तरीके से जो है इनका रिजर्वेशन होता है, तो मैं आपको बता दूं एक बार क्लियरली मैं आपको बता देता हूं कुछ बातें। सबसे पहले बात ध्यान रखनी है, 1/3 जो रिजर्वेशन है, 1/3 जो रिजर्वेशन है वो पंचायत के अंदर वुमेन्स को दिया जाता है। वुमेन्स जो है उनके पास में 1/3 जो रिजर्वेशन है वो रहता है सीटों को लेके। ठीक है, एससी और एसटी जो कैटेगरी है उनके पास में जो है उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के जो है प्रपोर्शन के अंदर जो है इनके पास में रिजर्वेशन जो है वो रहता है। ठीक है, जितनी पॉपुलेशन होगी उतना इनके पास में जो है रिजर्वेशन रहेगा। ठीक है, उनके जो है प्रपोर्शन के अंदर इनके पास में रिजर्वेशन होता है। तो इन दो कैटेगरीज के अंदर वुमेन हो या फिर एससी एसटी हो, तो इन दो कैटेगरीज के अंदर क्या हो किया जाता है, जो रिजर्वेशन है वो दिया जाता है सीट्स के अंदर। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट रिजर्व्ड अंडर क्लॉज फर्स्ट शैल बी रिजर्व for women belonging to scheduled caste and or as the case may be the scheduled tribes। इसमें बात की गई है जो वुमेन्स हैं, जो कि 1/3 जो है, 1/3 जितनी सीट्स है उनका जो टोटल नंबर है, उस टोटल नंबर का टोटल जो सीट्स है, उनके जो टोटल नंबर है सीट्स के, उसका जो 1/3 रहता है वो क्या किया जाएगा, वो जो वुमेन्स हैं उनके लिए जो है वो रखा जाता है, जो कि वुमेन्स हैं जो बिलोंग करती हैं एससी और एसटी से, तो उनके लिए। ठीक है, और ये जो क्लोज 1 है उससे जो है उसकी के अंडर जो है ये क्लोज आता है, सेकंड जो क्लोज है वो क्लोज फर्स्ट के अंडर ही आता है। ठीक है, आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, जो फर्स्ट जो सब क्लोज है वो क्या करता है, वो ये राइट देता है कि वो जो एससी एसटी हैं, एससी एसटी जो कैटेगरी की जो कास्ट है, एससी एसटी कैटेगरी की जो कास्ट है, इनको जो है रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, और ये पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में दिया गया। अब इसी के अंदर जो है ऐड करके जो सेकंड जो क्लोज है, सेकंड क्लोज के अंदर दिया है, जो इसी रिजर्वेशन के अंदर 1/3 जो रिजर्वेशन रहने वाला है वो एससी एसटी की जो वुमेन्स हैं उनके पास में रहने वाला है। एससी एसटी की जितनी वुमेन्स है उनको भी जो है इस रिजर्वेशन के अंदर 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, अब थर्ड की बात करते हैं, नॉट लेस देन 1/3 इंक्लूडिंग नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन belonging to the scheduled caste and a scheduled tribe of the total number of seats to be fulfilled by direct election in every panchayat shall be reserved for women, and such seat may be allotted by rotation to the different constituent in the पंचायत। अब जो बाकी जो 1/3 है, 1/3 जो हमने वुमेन की बात की थी सीट्स की, वो भी जो है वो दी जानी है, और ये जो है इसमें जो है इंक्लूड किया जाता है, ये जो 1/3 सीट्स हैं ये 1/3 इंक्लूड की जा रही है इसके अंदर। वुमेन की जो ये सीट है 1/3, इसके अंदर इन जो एस सी एस टी जो वुमेन्स हैं इनको जो 1/3 सीट दी जा रही है इनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल लेके, जैसे 100 सीट है, ठीक है, किसी पंचायत के अंदर 100 सीट हमने ले ली। ठीक है, अब बात करें एससी एसटी को, मान लीजिए रिजर्वेशन मिल रहा है, एससी एसटी को जो है रिजर्वेशन दे दिया 50 जो सीट्स है इनका। ठीक है, अब जो रिजर्वेशन दिया गया है 50 सीट्स का, इसमें से जो वुमेन जो है इनमें से ही वुमेन के लिए कितनी 1/3 जो सीट्स है वो रहने वाली हैं वुमेन की।
महिलाओं की जो ये सीट है, ये जो है SC/ST के अंदर से ही जो है वो निकल के आने वाली है। इन्हीं 50 सीट्स में से 1/3 जो सीट है वो महिलाओं की रहने वाली है, जो कि हम लोग अप्रोक्स में ले रहे हैं। 17 जो सीट्स है वो मान लीजिए वुमेन्स को दे दी गई हैं, ठीक है। 17 जो सीटें हैं वो वुमेन को, महिलाओं के लिए जो है रिजर्वेशन के अंदर दे दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें 50 जो सीट्स है वो हो गई, बाकी कितनी बची? 50 जो सीट है वो बच रही है, ठीक है। अब ये जो 100 सीट थी, इसकी 100 सीट की जो है 1/3 की बात करें, इन 100 सीट की जो 1/3 है वो किसकी है? वो महिलाओं के पास में आनी है। टोटल जो सीट्स है उनकी जो 100% वो महिलाओं के पास में आनी है, जो कि 1/3 रहने वाली हैं। तो हम लोग अप्रोक्स में 34 जो सीट्स हैं वो वुमेन की जो है, महिलाओं की जो है, हम लोग रिजर्वेशन के अंदर रिजर्व कर देते हैं। अब इनमें से जो है बाकी जो अदर जो वुमेन हैं उनके लिए जो सीट बचेंगी, इसी जो 34 जो सीट है इनके अंदर जो है ये जो 17 जो सीट थी SC/ST कैटेगरी की, इनको भी जो है इंक्लूड किया जाएगा। तो इनको यहाँ से रिमूव किया जाएगा। तो जो बाकी जो सीट बचेंगी वो जो अदर जो कास्ट थी, अदर जो कास्ट है उनकी महिलाओं के लिए जो है ये रहने वाली है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब फोर्थ बात करते हैं, द ऑफिसेज ऑफ द चेयरपर्सन इन द पंचायत एट द विलेज और एनी अदर लेवल शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, द शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन इन सच मैनर एज द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट मे बाय लॉ प्रोवाइडेड। जैसे कोई भी जो विलेज है, कोई गांव है, ठीक है, या कोई ग्राम जो सभा है, उसकी पंचायत है, उस स्तर पे जो अध्यक्ष का जो पद है, ठीक है, जो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष का जो पद है उसके अंदर भी जो है वो रिजर्व रहता है। किसके लिए? SC/ST और जो महिलाएं हैं उनके लिए जो है ये रिजर्व रहता है। और ये जो है स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उसके द्वारा ये रिजर्व किया जाता है, लॉ के थ्रू जो है इसको बंधित जो है किया जाता है, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन से रिलेटेड जो बातें थी हमने सारी बातें देखी पंचायत की, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 243E जो आर्टिकल है इसकी बात करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। जो पंचायत जो है उनकी ड्यूरेशन की बात करते हैं, उनका जो कार्यकाल है वो कितना क्या रहता है, उस चीज़ के लिए जो आर्टिकल है वो E आर्टिकल है, ठीक है। और जो नॉर्मली बात करें इंडिया के अंदर जो है हर जो इलेक्शन है 5 ईयर के अंदर हो जाता है, तो पंचायत का जो इलेक्शन है वो भी हर 5 साल के अंदर होता है। एवरी पंचायत अनलेस सूनर डिसॉल्व अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर, ये 5 साल के लिए रहती है, ठीक है। फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर, जो पहली जो मीटिंग आती है उससे स्टार्ट होगी और ये 5 साल तक रहती है। यदि वो पहले जो है डिसॉल्व ना हो तो ये जो है ड्यूरेशन रहती है पंचायत की। नो अमेंडमेंट ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स shall have the effect of causing dissolution of a panchayat at any level which is functioning immediately before such amendment till the expiration of its duration specified in clause first। जो clause first के अंदर जो है मेंशन किया गया है उसके लिए जो है कोई भी जो अमेंडमेंट है, किसी भी तरीके का लॉ जो है वो नहीं लाया जा सकता टाइम के लिए, जो है ये क्लोज 2 के अंदर जो है बताया गया है पंचायत से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एन इलेक्शन टू कंटिन्यू ए पंचायत शैल बी कंप्लीटेड। जो इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, जो एक्सपायरी है, जो पंचायत चल रही है वो ख़त्म हो उससे पहले ही जो है इलेक्शन जो है वो पंचायत का हो जाना चाहिए, जिससे कि पंचायत जो है वो चलती रहे। बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन, जो उनका जो डिसोल्यूशन हुआ है या फिर जैसे एक तो जो है वो ख़त्म हो रही है, जो समय उनका जो है ड्यूरेशन खत्म हो रही है, उससे पहले इलेक्शन करवा के जो है नई जो पंचायत है उसका गठन कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन जो है डिसोल्व ही हो जाती है, यदि जो पंचायत जो है वो डिसोल्व ही हो जाती है तब जो है उनकी जो एक्सपायरेशन है उसका जो पीरियड है उससे 6 महीने के अंदर अंदर जो है पंचायत को जो है वो दोबारा से जो है वो इलेक्शन करवा के उनको जो है वापस से जो है उनका निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है। Provided that where the remainder of the period for which the dissolution panchayat would have continued is less than 6 months, it shall not be necessary to hold any election under this clause for continuing the panchayat for such period, ठीक है। A panchayat constituted upon the dissolution of a panchayat before the expiration of its duration shall continue for
द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर विच द डिसोल्यूशन पंचायत वुड हैव कंटिन्यू अंडर क्लोज फर्स्ट हैड इट नॉट बीन सो डिसॉल्व। इसमें जो है पंचायत जो इलेक्शन है इसमें आपको जो डिसोल्यूशन है इससे रिलेटेड जो है एक चीज़ जो है डिफरेंट जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, वो आपको समझनी है, ठीक है। जैसे और जो बाकी जो इलेक्शन होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जो है वो डिसोल्व हो जाती है तो उसके बाद में दोबारा से इलेक्शन होते हैं, तो नई जो गवर्नमेंट आती है, न्यू जो गवर्नमेंट आती है उनकी जो वैलिडिटी जो है वो ऑल टाइम मतलब फुल जो उनका जो ड्यूरेशन है उसके लिए रहती है। जैसे 5 साल है तो 5 साल के लिए रहती है। लेकिन पंचायत की बात करें तो जैसे कोई जो पंचायत है वो बीच में जो है डिसोल्यूशन हो गया है उनका, और जो नई जो पंचायत है, नया जो इलेक्शन हो जाता है, नई जो पंचायत जो है निर्माण कर दिया जाता है उसका जो है, तो अब जो नई जो पंचायत आ रही है इसका जो कार्यकाल है वो 5 साल का नहीं रहेगा। तो ये जो ड्यूरेशन है ये कितने टाइम का रहेगा, तो जो पुरानी जो पंचायत थी उनका जो जितना जो टाइम बच रहा है, जैसे कोई 7 जो मंथ है उससे पहले जो है पंचायत डिसॉल्व हो जाती है, तो जो नई जो पंचायत है उसके पास में जो टाइम रहने वाला है वो 7 मंथ का रहने वाला है, ना कि 5 ईयर का, क्योंकि जो इलेक्शन है पंचायत के वो पूरी पंचायत के सभी के एक साथ होते हैं, तो इसलिए जो है 7 मंथ का जो है टाइम रहेगा। जो नई जो पंचायत होगी उसके पास में पूरा टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही जो है सब इसके अंदर ड्यूरेशन से रिलेटेड जो है दिया हुआ है पंचायत की, ठीक है। अब कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो हम लोग शॉर्ट के अंदर थोड़ा देखेंगे। जो 243G जो है इसके अंदर जो है पंचायत की जो पावर्स हैं, उनकी जो अथॉरिटी हैं, शक्तियां हैं और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है ये 243G के अंदर दिया हुआ है कि पंचायत की क्या क्या जो है पावर्स हैं वो हैं, अथॉरिटी क्या है उनके पास में, किस तरीके की उनके पास में शक्तियां हैं, पावर हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। एक जो पंचायत है उसके पास में बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं कि वो अपना जो पंचायत है, अपनी जो विलेज है उसके अंदर कार्य करे, उसके अंदर जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो काम है उसका करे। तो ये सारी की सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक पंचायत की रहती है। तो ये हम लोग और थोड़ा डिटेल के अंदर इसको देखते हैं। जो पावर्स हैं पंचायत की इनके बारे में देखते हैं। अथॉरिटी की बात करते हैं, कौन कौन सी अथॉरिटी जो है पंचायत के पास में रहती है, थोड़ा थोड़ा हम लोग इनके बारे में देखेंगे। ज़्यादा जो है वो नहीं देख सकते क्योंकि जो है इतना टाइम नहीं है, ठीक है। अब पावर्स की बात करें तो जो इनके पास में पावर है, सबसे बड़ी जो पावर है वो है सेल्फ गवर्नेंसी, मतलब कि इनकी जो काम करने का जो इनका स्टाइल है सेल्फ गवर्नेंस का, मतलब कि खुद से ही अपना जो है कार्य जो है वो कर सकते हैं। इनका जो काम है उसके अंदर बीच में किसी का जो है वो हस्तक्षेप जो है वो नहीं होगा, बीच में कोई रुकावट नहीं होगी। ये जो है अपना कार्य खुद से जो है वो कर सकते हैं। इनकी जो है इनके पास में इतनी शक्ति होती है कि जो पंचायत लेवल के जो वर्क होते हैं वो बिना किसी जो है रुकावट से खुद से जो है ये पूरा कर सकते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ी जो इनके पास में पावर है, अथॉरिटी है, ठीक है। जो पावर अथॉरिटी के अंदर और बात करें, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो क्या करेगी, वो पंचायत को जो है कोई भी जो काम करनी है, कोई भी जो फंक्शन करना है, ठीक है, उसके लिए जो है वो पावर्स और जो अथॉरिटी है वो दे देती है। और ये फंक्शंस जो है वो सेल्फ गवर्नेंस से रिलेटेड जो है रहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमिक और जो सोशल प्लान है, सोशल जो प्लान है उसके नज़रिए से देखें, मतलब कि फंड से और जो सोशली जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी बात करें, तो पंचायत जो है वो प्लान्स बनाती है। इकोनॉमिक रूप से जो है डेवलपमेंट करना वो पंचायत को जो है, पंचायत को इकोनॉमिक रूप से जो है डेवलप करना है, पैसे के अंदर जो है उनको डेवलप करना है। तो उसके लिए जो प्लान बनाने का काम है वो पंचायत का रहता है। तो ये पंचायत जो है वहाँ पे प्लान बनाती है, उसको जो है रूटीन के अंदर लेके आती है, गांव के अंदर जो है उसको इम्प्लीमेंट करती है।
ये सारी चीज़ों का काम जो है वो पंचायत के पास रहता है। ठीक है, सोशली की बात करें तो सोशल के अंदर जो है जस्टिस करने का काम है, जो बाकी जो सोशल जो जस्टिस रहता है, सोशल जो जस्टिस रहता है जो पंचायत जो है वो कर सकती है। मतलब कि छोटे जो मुद्दे होते हैं, सोशल जो मुद्दे होते हैं, उनके ऊपर यदि कोई जस्टिस करना है, उनके ऊपर कोई फैसला सुनाना है, तो ये काम भी पंचायत कर सकती है। जिस तरीके से पहले जो है पुराने गाँवों के अंदर जो है पंच और सरपंच की मान के जो है होता था सिस्टम, तो उस तरीके से जो है पंचायत जो है आज भी छोटे मोटे जो सोशल जो जस्टिस करने का काम है वो कर सकती है, ताकि जो कोर्ट्स है उनके ऊपर भी जो है बर्डन ना आए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो जो है पंचायत कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 243H जो आर्टिकल है इसकी बात करते हैं। पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ द पंचायत। अब इतनी बड़ी जो पंचायत है, इतना जो सारा काम है, उनको करने के लिए इनको जो फंड्स है उसकी भी जरूरत जो है वो पंचायत को पड़ेगी। तो इस चीज़ से रिलेटेड हम लोग देखते हैं पंचायत के पास में क्या होता है। आर्टिकल 243 जो एच है ये जो है पावर देता है पंचायत को। पंचायत को क्या पावर मिलती है कि इसके थ्रू जो है पंचायत क्या करती है, जो टैक्स है, टैक्सेस है वो लगा सकती है। ठीक है, कोई जो ड्यूटीज होती है वो लगा सकती है। ठीक है, और कोई टोल जो है वो लगा सकती है, या फिर कोई फीस जो है वो लगा सकती है किसी भी चीज़ के ऊपर। ठीक है, और इन सबको लगा के क्या कर सकती है पंचायत जो है इनको कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, इनको ले सकती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लेके, इन सब चीज़ों से लेके जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो जो है पावर देती है पंचायत को। स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो क्या करती है, कलेक्ट करने की पावर जो है पंचायत को देती है कि आप क्या कर सकते हो, टैक्सेस जो है वो कलेक्ट कर सकते हो, कोई ड्यूटी लगा सकते हो, टोल लगा सकते हो, कोई किसी चीज़ पे फीस लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो पंचायत जो है उसको जो है कार्य करने के लिए फंड्स की जो है वो जरूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ के रिलेटेड जो है स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो इनको पावर देती है। और साथ ही साथ जो स्टेट जो है वो इनको जो क्या करता है, स्टेट जो है इनको एक तरीके से जो है सहायता देने के लिए, फंड्स देने के लिए, जो स्टेट का जो कंसोलिडेटेड जो फंड है, कंसोलिडेटेड जो फंड है उनसे जो है इनको ग्रांट्स भी दे सकती है, उनसे जो है इनको फंड्स भी जो है वो प्रोवाइड करवा सकती है स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो। तो यहाँ से भी इनको जो है फंड मिल सकता है जिससे कि वो अपना जो कार्य है वो कर सके। साथ ही साथ तो जो पंचायत का फंड होता है वो भी जो है वो उनका जो है पंचायत का जो फंड है वो भी जो है पंचायत बना सकती है और इनको जो है रिसीव कर सकती है। अपना जो सारा जो पैसा है वो पंचायत का जो फंड है उसके अंदर जो है रिसीव कर सकती है और वहां से क्या कर सकती है पंचायत, उसको विड्रॉ कर सकती है। पंचायत जो है उसको विड्रॉ करके अपने जो है यूज के अंदर ले सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है पंचायत के पास में जो है फंड से रिलेटेड जो है जो पावर्स दी गई हैं और ये आर्टिकल 243H के अंदर जो है आता है। इसका पंचायत का जो फंड से रिलेटेड आर्टिकल है। ठीक है, 243I की बात करें तो इसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन, जो फाइनेंस कमीशन है इसका जो है गठन के लिए जो है यहाँ पे आई जो आर्टिकल है वो दिया हुआ है और ये फाइनेंशियल जो पोजीशन है इसको देखने के लिए, इसका जो है रिव्यू करने के लिए जो है इसका गठन किया जाता है। ठीक है, 243J जो आर्टिकल है इसकी बात करते हैं। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, जो पंचायत जो है, पंचायत है एक पंचायत जो रहती है उसका जो है अकाउंट्स जो है वो भी होता है कि कितना उनको जो है फंड मिलता है, कितना वो उस कार्य के अंदर लगाते हैं। तो ये सारा जो अकाउंट्स है उसकी जो ऑडिट करने से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो जे आर्टिकल है। द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे बाय लॉ मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाय द पंचायत एंड द ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट्स। जो अकाउंट्स है पंचायत के जो अकाउंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बना सकती है, प्रोविजन जो प्रावधान है वो बना सकती है। जो अकाउंट है उनके मेंटेनेंस के लिए, पंचायत के जो अकाउंट है उनके मेंटेनेंस के लिए, उनकी ऑडिटिंग के लिए जो है प्रावधान बनाना हो, लॉ बनाना हो तो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो बना सकती है। तो ये आर्टिकल 243J में हो गया। ठीक है, 243K की बात करेंगे आर्टिकल की। इसके अंदर जो इलेक्शंस है, पंचायत के जो इलेक्शंस है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर द कंडक्शन ऑफ ऑल इलेक्शन ऑफ पंचायत शैल बी वेस्टेड इन
ये जो है स्टेट की जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इसके पास में जो है ये सारी सारी पावर्स जो है वो रहती है। पंचायत का जो चुनाव है, पंचायत का जो इलेक्शन है, उसको करवाने के लिए जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इनके पास में जो है सारे के सारे प्रावधान होते हैं, सारे के सारे जो इनके पास में पावर्स होती हैं, सब कुछ जो है स्टेट जो है इलेक्शन कमीशन के हाथ में रहता है। पंचायत के जो इलेक्शन है इससे रिलेटेड, तो ये आर्टिकल 243 के अंदर दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट आर्टिकल 243L, इसके अंदर जो एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन जो टेरिटरी हैं उनसे रिलेटेड जो पंचायत के जो आर्टिकल हैं वो इसके अंदर दिए हैं। ठीक है, तो इसकी जो बात करें आर्टिकल की, यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है पंचायत जो है वो रहती हैं। कोई जो पंचायत है वो यूनियन टेरिटरी के अंदर हो तो वहाँ पे जो है गवर्नर नहीं होते, तो वहाँ पे जो इनके जो पावर्स की बात करें वो किसके पास में रहती है, इनसे रिलेटेड जो कुछ जो है रूल बनाना हो, कुछ जो है नोटिफिकेशन जारी करना हो, तो वो किसके पास में रहता है। यहाँ पे जो है जो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं इनके पास में सारी जो पावर्स हैं वो रहती हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो है यूनियन टेरिटरी के अंदर यदि कोई पंचायत जो है उसका जो है गठन करना हो तो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं वो रहते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वही जो है संभालते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या है कि जो पंचायत है उससे रिलेटेड जो डायरेक्शंस देनी हो तो प्रेसिडेंट जो है वो भी डायरेक्शंस दे सकते हैं। कोई जो नोटिफिकेशन है उसके थ्रू, जैसे कोई कार्य जो है वो बताना हो किसी पंचायत के लिए, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देते हैं उस जो पंचायत है उसके लिए, जिससे कि वो जो है काम हो जाता है वहाँ का, उस पंचायत का। ठीक है, और बाकी जितने भी जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस है, जो यूनियन टेरिटरी की जो पंचायत है उनके लिए रहने वाले हैं, तो वो 243L के अंदर जो है आते हैं। इसमें एग्जांपल की बात करें, दिल्ली जो है एक यूनियन जो टेरिटरी है वो है, तो यहाँ पे जो है पंचायत जो है वो जो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उनके जो है उनकी जो है वो ही जो है इस्टेब्लिशमेंट करते हैं पंचायत का। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली के अंदर जो है पंचायत का जो है इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ठीक है, और जो दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो जो है स्टेट जो लेजिस्लेचर है उसकी तरह सेम जो है वो पावर्स जो है उनको भी दी जाती है। ठीक है, 243M जो आर्टिकल है इसकी बात करें, पार्ट नोट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, ऐसा जो पार्ट जो कि मतलब कि जो पंचायती राज है वो पूरा जो इंडिया है उसके अंदर जो है एप्लीकेबल नहीं है। कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे जो पंचायती राज जो है वो लागू नहीं है, पंचायती राज जो है वो नहीं होता है, तो वो जो आर्टिकल है ये इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, जो गोरखा की बात करें, गोरखा काउंसिल जो है वहाँ पे जो है पंचायती राज जो है वो नहीं माना जाता। ठीक है, हिली एरिया जो है वहाँ पे भी जो पंचायती राज है वो नहीं चलता, जैसे कि नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया। ठीक है, और कुछ जो है मिजोरम हो गए, मिजोरम का एरिया हो गया, तो इनके अंदर क्या होता है, मिजोरम और दिल्ली भी इसके अंदर ले लीजिए, मिजोरम और दिल्ली के भी कुछ एरिया हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है कि जो पंचायती जो राज है, पंचायती जो सिस्टम है वो जो है वो नहीं है। ठीक है, इन एरिया के अंदर जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, और बात करें जो कुछ जो शेड्यूल ट्राइबल जो एरिया है, शेड्यूल्ड एंड जो ट्राइबल जो एरियाज हैं उनके अंदर भी जो है पंचायती जो राज सिस्टम है वो अभी जो है पूरी तरीके से जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है पूरे एरिया के अंदर। तो ये जो आर्टिकल है 243M ये यही बताता है कि किस किस एरिया के अंदर जो है ये लागू नहीं हुआ है, किस किस एरिया के अंदर जो है पंचायती राज सिस्टम नहीं जो है वो मान्य हो रहा है, कहाँ पे जो है पंचायत का जो है गठन नहीं किया जा रहा है। तो ये आर्टिकल उसकी से रिलेटेड है। 243N की बात करें तो इसके अंदर है कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत, जो पंचायत हैं, लॉ हैं, उनसे रिलेटेड, तो उनकी जो
कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है 243N। जो पंचायत जो थी, जो जैसे कि जो पंचायत का जो गठन होता है, पंचायत का जो गठन होता है, उससे पहले भी जो है कुछ एरिया के अंदर जो है पंचायत थी, तो उनका जो है वो निरंतरता से उनकी जो है कंटिन्यूटी जो है वो जो है चलती रहेगी, जब तक कि जो है उनका जो कार्यकाल जो है वो पूरा नहीं होता है, तब तक उनकी चलती रहेगी, ठीक है। और उनके जो लॉ हैं, जो लॉज हैं, वो भी एज इट इज जो है वो चलते रहते हैं, ठीक है। पार्ट 9 के अंदर जो है वो बहुत बाद के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया जाता है, पार्ट 9 के अंदर। उससे पहले से ही जो लॉज बनाए गए, जो पंचायत थी, तो वो चलती रहती है, ठीक है। अब इसके अंदर साथ ही साथ जो कंडीशंस जो है वो भी दी हुई है डिसोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, तो वो भी आर्टिकल 243N के अंदर दी हुई है, ठीक है। 243O जो है आर्टिकल, इसकी बात करते हैं, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। जो इलेक्टोरल मैटर्स होते हैं, इलेक्टोरल मैटर्स होते हैं, जो इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी जो मैटर होता है, उसके अंदर जो है कोर्ट का जो कोर्ट जो है उसके कोर्ट जो है उनका जो है कोई भी जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होता है। जो इलेक्शन से रिलेटेड जो मैटर है उसके अंदर जो है कोर्ट्स का जो है इसके अंदर बिल्कुल भी जो है हस्तक्षेप जो है वो नहीं होता है, इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल 243O के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो आज का जो क्लास है वो हमने पूरी की पूरी जो है पंचायती जो सिस्टम है, पंचायती जो सिस्टम है, पंचायत जो है उसके ऊपर हमने आज की जो क्लास है वो कंप्लीट किए। पूरे जो आर्टिकल्स थे हमने एक एक करके जो है डिस्कस किए, मेन जो जितनी भी जो बातें थी वो हमने सारी कंप्लीट की है। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी भी टॉपिक से आज तक जितने भी मैंने टॉपिक करवाए हैं इस जो है बैच के अंदर, इस जो क्लास के अंदर, इस सीरीज के अंदर, जितनी भी जो क्लासेस हुई हैं अब तक, उन सभी में आपको किसी भी क्लास से, किसी भी टॉपिक से कुछ भी यदि समझ में नहीं आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको दोबारा से कोई वीडियो चाहिए तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको दोबारा से जो है वीडियो चाहिए, मेरे पास में नोट्स और जो मटेरियल है वो बहुत है, जो समझाने का तरीका है वो भी बहुत है। मैं सेकंड टाइप से जो है समझाऊंगा, उसी वीडियो के नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगा उसके अंदर सेकंड टाइप से मैं आपको समझाऊंगा। क्या पता उस तरीके से आपको जो है समझ में आ जाए वो टॉपिक। तो जो टॉपिक आपके दिमाग में ना बैठे तो उसके लिए जो है आपको बोलना है, जिससे कि आपके दिमाग में सभी जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए। जो प्रीवियस जो क्लास हुई है उसके अंदर जो क्वेश्चन था उसकी बात करते हैं। जो सैलरीज एंड पेंशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने जो लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर जो है आपको डिस्कस करने के लिए कहा था। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो इंडिया का जो कंसोलिडेटेड जो फंड है उससे जो है पेंशन्स दी जाती हैं और जो सैलरी है वो दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, ठीक है। तो ये जो है आंसर इस क्वेश्चन का था जो कि मैंने आपको आज करवाया, ठीक है। अब बात करें आज का जो क्वेश्चन है वो है, जो क्वेश्चन की बात करूं मैं आपके लिए तो कुछ जो बातें करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, कुछ जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे पहले किस स्टेट के अंदर जो है वो पंचायती राज सिस्टम जो था वो अडॉप्ट किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो राजस्थान है, ठीक है। पंचायती राज जो है वो कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, तो इसका भी आंसर जो है स्टेट लिस्ट है, ठीक है। विच कमेटी रिकमेंड सेकंड टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम, अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। विच कमेटी रिकमेंड थ्री टायर पंचायती सिस्टम, तो इसमें बलवंत राय मेहता कमेटी है, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो आज का क्वेश्चन है वो ये है, what kind of structure did बलवंत राय मेहता कमेटी recommend?
ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है कल के लिए। तो आप इसको जो है डिस्कस कीजिए, आप इसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, इसको समझिए, सोचिए इसके ऊपर कि कौन सी जो स्ट्रक्चर था, जो बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी उन्होंने जो है रिकमेंड किया था, तो ये आपको जो है डिस्कस करना है। इसका जो है आंसर मैंने आपको इसी क्लास के अंदर करवाया है। तो आज की जो क्लास है इसको यहीं पे जो है कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टडी हार्ड एंड स्टे क्यूरियस। थैंक यू।